यस आई गेस वेरी गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भाई आ गए क्या सभी लोग? चलिए सुनिए तो करते हैं स्टार्ट। यस वेरी गुड इवनिंग, आई एम गुड वंडरफुल इवनिंग। चलिए सुनिए guys, तो कल हमने पढ़ा था है ना कि आपके पास सेक्शन नंबर 11 की जो 3 चीजें होनी चाहिए, पहले आप मेजर होने चाहिए, फिर आप क्या आप साउंड माइंड के होने चाहिए, एंड थर्ड वाला है ना आप जो है डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए। तो हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे। पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब ही शुड बी इन कंडीशन, he should be in a condition to understand the terms, he should be able to understand the terms and conditions of the contract, and he should also be able to understand the implications of it, है ना। यहाँ पर जो है इनसे इंसान ने क्या करना चाहिए, वन ऑफ वो समझना चाहिए, उसने क्या समझना चाहिए कि टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट के क्या है एंड उसके क्या रहेंगे, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ये उसको उतना समझ में आ जाना चाहिए। करेक्ट। और यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स लिखे हुए थे कि जनरली जो पर्सन है साउंड माइंड का होता है, लेकिन कभी कभी अनसाउंड का होता है। तो जब अनसाउंड का होता है तब कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो इनवैलिड रहेगा, और सिमिलरली वैसे तो अनसाउंड होता है ना बावरा होता है, कभी कभी ओके होता है, तो जब वो ठीक होता है तब उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब वो रहेगा वैलिड। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर। अब उसके अलावा है ना द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो कुछ कुछ लोगों को लॉ ने डिस्क्वालीफाई करके रखा है, जैसे फॉरेन एम्बेसीज हैं, है ना, सॉवरेन्स हैं, एम्बेसडर्स हैं। देन एलियन एनिमी है, मतलब जिसके साथ हमारा किसी प्रकार का वॉर चालू है। कोई कॉर्पोरेशन हो सकता है जो गवर्नमेंट ने कह रखा हो। आप एक कॉन्विक्ट हो, मतलब आपको सजा मिली थी, है ना, आपको दोषी करार दे दिया गया था, तो आप कहलाओगे कॉन्विक्ट। एंड इंसॉल्वेंट मतलब है ना आपके जो है जेब खाली हो चुके हैं, अब दिवालिया हो गए, तो ये सब लोग क्या होते हैं, ये सब डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होते हैं। ठीक है। फिर हम आए थे आपके पेज नंबर 1.3.9 पर, जिसपे आपको दिया गया था आपका फ्री कॉन्सेंट क्या होता है। ठीक है, फ्री कॉन्सेंट मीन्स विच इज नॉट कॉज्ड बाय। तो सेक्शन नंबर 14 में बताया था। उसके पहले आपको सेक्शन नंबर 13 में बताया था कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है। कॉन्सेंट का मतलब होता है कॉन्सेंसस एडिडम, व्हेन टू पार्टीज हैव अग्रीड ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। उसको आप कॉन्सेंसस कहते हैं, मतलब दोनों का सब्जेक्ट मैटर सोचने का सेम होना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग सोच रहे हैं, हो सकता है इंसान के बारे में, हो सकता है चीज के बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में, शिप के बारे में, वगैरह वगैरह में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपको दिया हुआ था सेक्शन नंबर 13 में, फिर उसी को समझाया गया था। आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पर्सन, सब्जेक्ट मैटर वगैरह वगैरह को लेकर। ठीक है। और ये सब चीजें मैंने आपको पेज नंबर 1.3.10 है ना 1.3.10 में, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये आप क्या करें, इसको आप कर दें इग्नोर, इसको स्किप कर दें क्योंकि रिपीटेशन था। देन उसके बाद आपका फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट मतलब ऐसी कॉन्सेंट विच इज नॉट कॉज्ड बाय दोज 5 थिंग्स, है ना। वो 5 चीजें कौन कौन सी होती है, तो आपका होता है कोर्जन, है ना, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। तो अगर आपकी कॉन्सेंट इन 5 वजह से नहीं मिली है तो वो क्या होता है, वो आपका होता है वैलिड, है ना, कॉन्सेंट मतलब फ्री कॉन्सेंट। अब इसमें स्टार्टिंग के जो 4 थे कौन कौन से, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपका एग्रीमेंट इन रीजंस की वजह से बना है तो आपका एग्रीमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल। ठीक है। लेकिन अगर मिस्टेक की वजह से बना है तो आपका हो जाता है वॉइड। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, वॉइडेबल मतलब होता है विच कैन बी कैंसिल्ड, जिसको कैंसिल किया जा सकता है उसको आप कहते हैं वॉइडेबल। परफेक्ट। एंड वॉइड मतलब क्या, विच इज नॉट वैलिड, जो वैलिड नहीं होता है ना, जो वैलिड नहीं होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका, है ना, वॉइड। ठीक है। तो अगर मिस्टेक हो गई, गलती हो गई तो वॉइड हो जाता है। और अगर आपका कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन रहा तो वॉइडेबल रहेगा, मतलब चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये इसका इंप्लीकेशन रहेगा। परफेक्ट। उसके बाद देखिए, है ना, ये सेम चीज रिपीटेड थी। फिर आपको पहले दिया हुआ था कोर्जन। कोर्जन आपको किस तरीके से एक्सप्लेन किया था। कोर्जन मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी को आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हेन अ पर्सन इज कमिटेड और थ्रेटन टू कमिट, या तो आप कर चुके हो या आप डरा रहे हो क्या करने के लिए, एनी एक्शन विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड। तो आईपीसी ने कुछ मना करके रखा है ना, आप वही वाला एक्शन कर रहे हो। या फिर क्या, यू आर अनलॉफुली डिटेनिंग या थ्रेटनिंग टू डिटेन, आपने अनलॉफुली किसी का माल रख लिया हो, या फिर आप उसको डरा रहे हो, है ना, कि आप जो है उसका माल अनलॉफुली डिटेन कर लोगे और सामने वाले को उससे प्रिजुडिस हो रहा है। प्रिजुडिस बोले तो
that is causing harm to another person with the intention that other party should enter into a contract with you. तो आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, इसलिए डरा रहे हो कि सामने वाले को नुकसान पहुंचे, पॉइंट नंबर 1. एंड पॉइंट नंबर 2, है ना, पॉइंट नंबर 2 कि सामने वाला, आपका ये इंटेंशन है कि सामने वाला आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेना चाहिए. अगर आप इस सोच विचार के साथ किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, देन इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ कोअर्जन. एंड कोअर्जन के केस में आपका होता है वर्डेबल, मतलब जिसके साथ आपने ये फोर्स यूज किया है, फिजिकल फोर्स वगैरह यूज किया है, तो वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर इनवैलिड बना सकता है ना, कैंसिल करवा सकता है. ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है ना. आप देखिए नेक्स्ट आपका एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 15. तो उसी पॉइंट को यहाँ पर, है ना, सारे पॉइंट्स को रिपीट किया था. एक दो पॉइंट्स इसमें नए क्या थे कि हो सकता है कि आप ये जो गलती कर रहे हो इंडियन पिनल कोड वाली, आप हो सकता है कहीं पर भी करो, है ना. आप हो सकता है कि अगर आप भारत के नागरिक हो या भारत में रहते हो और आप बाहर जाके मर्डर करके आ रहे हो, बाहर जाके आप डकैती कर रहे हो, है ना, चोरी वगैरह वगैरह कर रहे हो, और कभी आप इंडिया में आए, ठीक है, आप पकड़े गए, तो फिर आपको इंडिया में इंडियन पिनल कोड के हिसाब से भी यहाँ पर सजा दी जाएगी. तो जहां पर आपने कर्म कांड किए हैं वहां पर आईपीसी लगता हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, बहुत बढ़िया. चलिए सुनिए, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ कोर्जन अंडर सेक्शन 19 अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो यहाँ पर क्या कहा था कि अगर कोर्जन इस्तेमाल होता है तो उसका इंप्लीकेशन क्या होगा. एक तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइडेबल बना सकते हो, मतलब आप कैंसिल करा सकते हो, और अगर अवॉइडेबल करवाने जा रहे हो और आपको किसी प्रकार का बेनिफिट मिला है, ठीक है, इफ एनी काइंड ऑफ बेनिफिट हैज बीन रिसीव्ड बाय यू, आपके पास किसी प्रकार का अगर बेनिफिट रिसीव हुआ है, देन बेनिफिट हैज टू बी रिटर्न टू अनदर पर्सन. तो किसी ने आपके सर पे बंदूक रखा था, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी ले ली और आपको 10 लाख रुपए दिया, बाद में जाके आपने कैंसिल करवाया, तो भले आप कैंसिल करवाओ, लेकिन वो 10 लाख रुपए जो आपको मिले थे ये भी आपको वापस लौटाने पड़ेंगे. तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ योर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है. तो ये 2 पॉइंट्स है आपके मेन वाले. देन एग्जांपल में दिया गया था कि एक पति जो है इतना परेशान हो गया था कि उसने अपनी घरवाली और बच्चों से रिहाई मांगी. तो उसने कहा कि मुझे आप रिलीज करो, है ना. रिलीज करो मतलब क्या कि भाई मैं आपसे बहुत तंग आ चुका हूं, मुझे मेरी जिम्मेदारियों से अब मुक्त करो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा. तो ये जो सुसाइड कर लूंगा वो कह रहा है ना, ये जो कह रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मतलब क्या, वो कोवर्जन का इस्तेमाल कर रहा है ना, क्योंकि सुसाइड करना मना किया हुआ है किसमें, इंडियन पिनल कोड में. तो आप कोई भी काम करते हो विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, देन इट इज सेड दैट यू हैव यूज्ड द कोवर्जन. देन जो रिलीज डीड मिली थी ना, दैट विल नॉट बी वैलिड, उसका बिल्कुल कैंसिल करवा सकते हो. मतलब बीवी बच्चों की सेवा करनी पड़ेगी, है ना, पैर वैर दबाने पड़ेंगे. ओके, परफेक्ट, क्लियर. तो ये था आपका एक एग्जांपल. देन एग्जांपल नंबर 11 था कि एक एजेंट था, है ना. एजेंट ने प्रिंसिपल को क्या बोला कि आप मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त करो, नहीं तो मैं आपकी बुक्स खा जाऊंगा. ओके, तो एजेंट ने प्रिंसिपल को क्या बोला है कि आप मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त करो, नहीं तो आपके मैं बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो नहीं लौटाऊंगा. करेक्ट. तो यहाँ पर एजेंट क्या कर रहा है, अनलॉफुली डिटेन कर रहा है प्रॉपर्टी को. तो आपकी प्रॉपर्टी को, मतलब प्रिंसिपल की किताबों को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो जबरदस्ती लेके बैठे गया है. तो ये भी क्या होता है, एक तरह का कोवर्जन है. ठीक है, अगर इंडिया फॉरेन में जाके मर्डर करेगा तो फॉरेन की पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है ना, वहां पर भी करेगी. और अगर बाई चांस आपको इंडिया भेज दिया तो इंडिया वाले भी नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया. तो ये होता है आपका अनलॉफुल डिटेंशन वगैरह वगैरह. अब नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है ना, आप किसी के ऊपर मेंटली दबाव बनाते हो. अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आप ना किसी के ऊपर मेंटली दबाव बनाते हो. ठीक है. सो व्हेन वन पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन, एक पर्सन ऐसी पोजीशन में है कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट करे, दूसरे के सोच विचारों को डोमिनेट करे, है ना, उसकी सोच को बदले वगैरह वगैरह, है ना. तो ये क्या होता है, अगर, है ना, मुस्कान आपने जो है कल लेक्चर अटेंड नहीं किया था, कल वाला लेक्चर एक बार वापस से देखना, है ना. तो आप इसलिए कल वाले डाउट आज पूछ रहे हो. चलिए सुनिए, तो यहाँ पर क्या बोला है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में व्हेन वन पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, तो एक पर्सन जब ऐसी पोजीशन में है कि दूसरे की विल को, सोच को, विचारों को डोमिनेट करे, एंड ही इज आल्सो यूजिंग दैट पोजीशन, है ना, ही इज आल्सो यूजिंग दैट पोजीशन टू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ अनदर पार्टी, और वो उस पोजीशन का इस्तेमाल भी कर रहा है, तो हम कहते हैं कि आप यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हो. ठीक है, तो हम कहते हैं कि आप यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहे हो. ठीक है, परफेक्ट. तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोला था, व्हेन द रिलेशंस बिटवीन टू पार्टीज आर सच
that one of the parties is in a position to dominate the will of another and he is also using that position. वो इस पोजीशन को यूज भी कर रहा है टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, ताकि वो दूसरे का गलत फायदा उठा सके और उससे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके, देन सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अवॉइडेबल। ठीक है, अब इसमें देखो हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी। हम ये मान लेते हैं अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर। हम ऐसा मान लेते हैं कि आप ऐसी पोजीशन में हैं कि आप दूसरे की विल को डोमिनेट कर पाए। ये कब कब पॉसिबल होगा, है ना, वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, जब क्लियर कट हमको दिख रहा है कि सामने वाला आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपके पेरेंट्स आपको कर सकते हैं, है ना, मम्मी कर सकती है, पापा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको जब क्लियर कट दिखता है कि सामने वाले आपके विल को डोमिनेट कर सकता है, तो यहाँ पर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में कवर हो सकता है। सेकेंड, जब आप दोनों के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप था। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब होता है ट्रस्ट का। जैसे हो सकता है कि आपके और आपके डॉक्टर के बीच में हो, है ना, आपने अपने डॉक्टर को कुछ ऐसी बात बता दी जो उसको नहीं बतानी चाहिए थी, और अब वो आपको डरा रहा है कि भाई मैं मोहल्ले में जाके बता दूंगा, है ना, मैं शहर में जाके बता दूंगा। तो वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप था ट्रस्ट का, और वो आपको यहाँ पर डरा रहा है, धमका रहा है। दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, आप सीए हो, है ना, आपका क्लाइंट है, तो क्लाइंट ने आपको उसके, है ना, काले धन के बारे में सब कुछ बता दिया था, है ना, उसने आपको सब कुछ बता दिया था कि वो कहाँ से पैसा कमाता है ना, कितना कैश रहता है, कितनी टैक्स की चोरी करता है। फिर आप उसी को डरा रहे हो कि भाई इनकम टैक्स वालों को खबर पहुंच गई है ना, आप जो है इतना इतना पैसे दे दो, वगैरह वगैरह वगैरह। परफेक्ट, करेक्ट, क्लियर है ना। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड वाला क्या, कि हो सकता है कि सामने वाला जो पार्टी है, जो थर्ड पार्टी है, जिसकी भी आप सेवा कर रहे हो, ही कैन बी ऑफ एज और इलनेस, है ना, हो सकता है कि वो इल हो, बीमार हो, या फिर क्या उसकी ना उम्र हो चुकी हो, ठीक है, या फिर वो मेंटली इनकेपेसिटेड हो। तो आप जानबूझ के क्या करते हो, उसको परेशान करते हो और अपनी जो है सैलरी बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, तो वहां पर भी माना जा सकता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ होगा। जैसे कल हमने देखा था ना, मिताक्षी क्या कर रही थी, एक ओल्ड लेडी को बहुत परेशान कर रही थी, मतलब उसकी छोटी वोटी खींच रही थी, है ना, खाने में नमक डाल देती थी, है ना, गला वाला दबा देती थी कभी कभी। तो इस टाइप से तो आप कह सकते हैं कि आपने यूज किया था अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलो, अब एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें क्या बोला था, है ना, एक माइनर था और उसके पापा थे। तो पापा ने माइनर की बहुत सेवा की, लेकिन जब वो माइनर हो गया मेजर, है ना, जब वो माइनर क्या हो गया, जब वो माइनर हो गया मेजर, जब वो मेजर बन गया, तो उसके पापा ने उसके ऊपर ना फोर्स किया और कहा कि तू मुझे ज्यादा पैसे देगा। तो ये पेरेंटल इन्फ्लुएंस में किया गया था, तो यहाँ पर आपका इस्तेमाल हुआ अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या था, कि एक जो है ना इंसान है, वो है ना डिसीजेस वगैरह से सफर कर रहा था, बीमार था, या उसकी उम्र हो चुकी थी, तो उसका जो मेडिकल अटेंडेंट था, है ना, वो उससे जबरदस्ती के पैसे मांगे जा रहा था। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मिताक्षी वाला, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हो सकता है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या था, कि एक इंसान था ए, इसको ना बी को पैसे देने थे, तो ए जो है वो बेचारा बोझ तले दबा हुआ था पैसे के। तो और बी ने क्या किया, है ना, बी ने उसको और एक फ्रेश लोन दिया, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हायर रखा, है ना, उसका इंटरेस्ट रेट जो है हमने बहुत हाई रखा था। तो भाई ए ने उसके खिलाफ केस कर दिया, बी के खिलाफ केस कर दिया, तो यहाँ पर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है। अब जब ये केस हुआ ना, तो दो पार्टीज हैं, एक ने केस किया है और एक के ऊपर केस हुआ है, तो प्रूव करना पड़ता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो जब आपने बी के ऊपर केस किया ना कि बी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया है, तो बी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बी के ऊपर है। ठीक है, परफेक्ट कि नहीं बताओ, समझ आया ना, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये कल हमने पढ़ा था एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 4, कि ए किसी बैंकर के पास गया था और उससे लोन ले रहा था, लेकिन उसने और मार्केट में क्या था कि भाई लोन की स्ट्रिंजेंसी थी, मतलब लोग पैसा दे नहीं रहे थे। तो बैंकर के पास गया और बैंकर ने थोड़ा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया। तो बैंकर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, है ना, वो नॉर्मल था, है ना, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, वो क्या था आपका, वो आपका एकदम नॉर्मल था। ठीक है, क्योंकि उसने बिजनेस के दौरान ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल चलेगा। डन। तो भाई हमने कल तक यहां तक की कहानी पढ़ी थी, अब हमको इससे जो है आगे पढ़ना है। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो सुनो,
तो नेक्स्ट है आपका एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 16। यहां से हम स्टार्ट करें, है ना। और अब मैं आपके फालतू के कमेंट्स ऑफ कोर्स नहीं देख पाऊंगा। वो क्या कर सकता था आप उसको जाके पूछ सकते हो, है ना। चलो सुनो यहाँ पर प्लीज ध्यान से। अब यहाँ पर आपके दिया हुआ है क्या, एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 16। तो सेक्शन नंबर 16 आपने कौन सा पढ़ा अभी, अनड्यू इन्फ्लुएंस का, सही बात है ना। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अंडर दिस प्रोविजन आर, तो मोर और लेस, है ना, बातें वही है लेकिन आपको काफी डिटेल में बताई गई है, तो कृपया करके बहुत ध्यान से सुनना, है ना। कुछ कुछ आपको नए नए एग्जाम्पल्स मिलेंगे। सुनो, द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अंडर दिस प्रोविजन आर, पहला, है ना, पहला क्या होना चाहिए, पार्टीज के बीच में ना संबंध होने चाहिए। पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए, पार्टीज के बीच में रिलेशन होना चाहिए, है ना। कैसा रिलेशन होना चाहिए, है ना, नियर रिलेशन होना चाहिए। पार्टीज के बीच में ना नियर रिलेशन होना चाहिए। अब रियल रिलेशन का मतलब ये नहीं कि भाई आपका रिलेटिव ही होना चाहिए, कोई भी हो चलेगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर हो सकते हैं कि वो डिपेंडेंट है ना, या फिर भरोसा बना हुआ है वगैरह वगैरह, है ना। तो इस प्रकार से, इस प्रकार का आपका नियर रिलेशनशिप होना चाहिए कि वो आपके ऊपर जो है ना, जो आपके ऊपर क्या करे, है ना, दबाव बना सके। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। है ना, चलो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या, पोजीशन टू डोमिनेट द विल। पॉइंट नंबर 2 क्या, एक तो नियर रिलेशन होना चाहिए और उसमें भी ऐसी पोजीशन होनी चाहिए कि वो सामने वाले की विल को डोमिनेट करे, सामने वाले के सोच विचारों को क्या करे, डोमिनेट करे, है ना। सुनेगा, सो रिलेशन बिटवीन द पार्टीज एग्जिस्ट इन सच अ मैनर दैट वन ऑफ देम इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, कि एक बंदा इस पोजीशन में है कि वो सामने वाले की विल को डोमिनेट करे। और ये कब मान लिया जाता है, इसको कब मान लिया जाता है, तो पॉइंट नंबर ए, इन केस ऑफ रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी। तो जब क्लियर कट अथॉरिटी दिख रही हो, है ना। पॉइंट नंबर ए इसमें क्या मान लिया जाएगा, व्हेन देयर इज अ रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी। तो क्लियर कट अथॉरिटी हो, तो यहाँ पर देखो क्लियर कट अथॉरिटी क्या हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर एंड सर्वेंट। तो मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, आपके यहाँ पर कोई काम करने के लिए आ रहा है तो आपको मास्टर कह सकते हैं, उनको हम सर्वेंट कह सकते हैं, या एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय कह सकते हैं। तो एम्प्लॉयर इस पोजीशन में होता है कि वो एम्प्लॉय को डोमिनेट करे और उससे जबरदस्ती ज्यादा काम करवाए। अब देखो, जब आप सीए इंटर क्लियर कर जाओगे तो आप जाके आर्टिकलशिप करोगे, तो जहां पर आप आर्टिकलशिप करोगे ना, तो आपका प्रिंसिपल जो होगा, हो सकता है कि वो आपको 12-12 घंटे काम करा रहा है, 14-14 घंटे काम करवा रहा है ना। जब आप उसको कह रहे हो कि ट्रांसफर दे, है ना, दूसरी फर्म में जाना है, तो आपको ट्रांसफर भी नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल वो इस पोजीशन में होता है कि आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस करे, मतलब आपके ऊपर दबाव डाले। ठीक है, तो मास्टर सर्वेंट हो सकता है ना, फादर और सन हो सकता है। डॉक्टर एंड पेशेंट यहां पर मत लिखना, है ना। डॉक्टर एंड पेशेंट को आपने फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में लिखना। डॉक्टर एंड पेशेंट को आप फिड्यूशियरी मतलब ट्रस्ट वाले रिलेशनशिप में लिखना, है ना, तो भी चलेगा। तो देखिए, तो पहले यहां पर क्या बोला है, अच्छा एक चीज को आप एक से ज्यादा जगह पर भी लिख सकते हो, आप एक एग्जाम्पल एक से ज्यादा पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सुनिए, एग्जाम्पल में क्या बोला है, अब फादर बाय रीजन ऑफ अथॉरिटी ओवर द सन कैन डोमिनेट द विल ऑफ द सन, है ना। फादर जो है उनके पास अथॉरिटी ऐसी है कि आपको 2 चमाट मारेंगे तो आप जो को है आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, है ना। तो ये आपका हुआ पहला पॉइंट, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। रियल एंड अपेरेंट मतलब क्लियर कट अथॉरिटी। सर विदाउट ट्रांसफर के लीव नहीं कर सकते क्या, हम नहीं कर सकते, है ना, बहुत दिक्कत जाती है, कर ही नहीं सकते, है ना, आपको ट्रांसफर लेना ही पड़ेगा। तो प्रिंसिपल के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, है ना, उसके पैर दबाने पड़ेंगे, तेल मालिश करनी पड़ेगी, तब जाके वो मानते हैं कि हाँ भाई छोड़ के जाओ, ऐसा। ठीक है, क्योंकि उनको इतना सस्ता लेबर नहीं मिलता है ना, 2-3-4 हजार का आपको सस्ता लेबर और कहाँ मिलेगा। ठीक है, समझ आया, दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। सो दिस इज योर रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। तो क्लियर कट अथॉरिटी हमको दिख रही है कि वो डोमिनेट कर सकता है, तो फादर सन को डोमिनेट कर सकता है ना, मास्टर सर्वेंट को कर सकता है। ठीक है, चलिए देन पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है आपका फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी मतलब होता है ट्रस्ट का, फिड्यूशियरी मतलब होता है ट्रस्ट का। सो वेयर द रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, तब दो पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस होता है, तब वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में आता है। अब यहाँ पर फादर सन यहाँ भी लिखा हुआ है, फादर सन ऊपर भी लिखा हुआ है, तो अब फादर सन को ऊपर ही लिखना। ठीक है, फादर सन में क्लियर कट अथॉरिटी है ना, फादर और सन में क्लियर कट अथॉरिटी है। निशा के लिए समझ नहीं आया, ऐसा क्या था बेटा जो समझ में नहीं आया, है ना। ऐसा तो इसमें कुछ पॉइंट ही नहीं है जो समझ में ना आए, अगर आप सुन रहे हो तो,
ठीक है, नहीं सुन रहे हो तो नहीं समझ में आएगा, है ना। आप थोड़ा सा पीछे जाओ और है ना आप देखो वापस से पॉइंट आपको समझेगा। नेक्स्ट है आपका फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है ट्रस्ट का रिलेशनशिप, करेक्ट। अब फादर एंड सन वाला तो ऊपर ही लिखना आप, ठीक है, वहां पर क्लियर कट अपने को रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी दिखती है। यहाँ पर आप क्या लिखना, आप सॉलिसिटर एंड क्लाइंट लिखना, ठीक है। आपका वकील, आपका लॉयर जो है ना, लॉयर हो सकता है या आपका कंसल्टेंट हो सकता है ना, एंड आप क्लाइंट हो। तो अपने लॉयर को जाके बता दिया था कि हाँ भाई मैंने मर्डर किया था, है ना, या फिर आपने बोला था कि हाँ भाई लोग सड़क किनारे सो रहे थे, मैंने गाड़ी चढ़ा दी थी, तो आपने सर लॉयर को बोला, तो कल जाके आपको ब्लैकमेल कर सकता है ना, आपके ऊपर वो दबाव डाल सकता है। नेक्स्ट क्या, हस्बैंड एंड वाइफ का भी हो सकता है। हस्बैंड एंड वाइफ का जो संबंध होता है वो भी कैसा होता है, वो भी होता है ट्रस्ट का। तो हस्बैंड वाइफ को भी डोमिनेट कर सकता है और वाइफ हस्बैंड को भी कर सकती है। ज्यादा तो वाइफ ही करती है, लेकिन हाँ दोनों के पास पावर है ना, दोनों के पास पावर है। या क्रेडिटर डेटर भी हो सकता है, ठीक है, जिससे आपने उधार में लिया हो तो क्रेडिटर भी आपके ऊपर बिल्कुल दबाव डाल सकता है, ठीक है। परफेक्ट, समझ आया कि नहीं समझ आया, है ना। अब देखो, अब हस्बैंड वाइफ में होता है ना, जब शादी के टाइम पे रस्म होती है ना, शादी के टाइम पे कुछ कुछ रस्म होती है ना, हमारे यहाँ तो ऐसी रस्म होती है कुछ तो, है ना, एक बड़ा सा थाल रखा जाता है, ठीक है, उसमें ना जो है ना दूध भरा जाता है और उसमें ना अंगूठियां डाली जाती है, एक शायद अंगूठी डाली जाती है, तो लड़के और लड़की को ढूंढनी होती है, ऐसा कुछ तो होता है, ठीक है। या फिर लड़का और लड़की दुल्हा दुल्हन जो है ना इसमें पैर डालते हैं और उसके थ्रू कुछ तो करते हैं, है ना, हर रिंग वाली। तो कपड़े फाड़ने वाली भी होती है, कपड़े फाड़ने वाली भी होती है, जब वो है ना वो तेल वाली रस्म होती है ना उसमें होता है। तो इसमें जिसका पैर सामने वाले के ऊपर आया है ना वो डोमिनेट करता है, ऐसा माना जाता है। तो दोनों के घर वाले जो है वो है ना इंकरेज करते हैं ना, तुम पैर ऊपर रखना, तुम पैर ऊपर रखना, ऐसे होता है। तो भाई जिसका पैर ऊपर है वो फिर अनडू इन्फ्लुएंस करेगा, करेक्ट परफेक्ट, है ना। कीड़े वाला बच्चा कौन है ये, है ना, कीड़े वाला बच्चा कौन रखा है नाम, सॉरी। निशा गिरी सी अपने क्लाइंट को भी कर सकता है, हाँ हाँ निशा कर सकता है, कल अपन ने पढ़ा था ये, ठीक है। देवशी कह रही हाथ डालते पैर नहीं, पर नहीं पैर वाली भी होती है, हाँ, जिसका पैर ऊपर रहा है ना वो डोमिनेट करेगा। प्रति कह रहा आप कब परफॉर्म करोगे, आपको कमीशन मिल रही है क्या मेरे करने से, है ना। चलिए सुनिए, डन यहाँ तक परफेक्ट, है ना। बालक बालिकाएं कम क्यों है आज, है ना, बालक बालिकाएं कम क्यों है आज, सैटरडे फीवर है क्या, है ना, शनिवार मना रहे हैं क्या। चलो तो ये क्या हुआ, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। अब एग्जांपल देखो, एक सॉलिसिटर जो होता है, सॉलिसिटर मतलब होता है कंसल्टेंट, सॉलिसिटर का मतलब होता है कंसल्टेंट, कैन डोमिनेट द विल ऑफ हिज क्लाइंट। एक कंसल्टेंट जो है वो क्लाइंट की बिल को डोमिनेट कर सकता है ना। आप अगर सीए हो और आप अपने क्लाइंट को डरा सकते हो कि भाई ऐसे मत करो, और आपके ऊपर बहुत टैक्स लग जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, तो ऐसे अलग अलग प्रकार की चीजें आप बिल्कुल कर सकते हो। क्लियर। एक ट्रस्टी जो होता है ना, ट्रस्टी, वो भी बेनिफिशियरी को यहाँ पर डोमिनेट कर सकता है। ट्रस्टी मतलब कौन, जो ट्रस्ट संभालता है ना, ट्रस्टी मतलब कौन, जो ट्रस्ट संभालता है, करेक्ट। टीचर स्टूडेंट भी हो सकता है ना, नीचे लिखा हुआ है बताता हूँ, है ना, टीचर स्टूडेंट भी हो सकता है। ट्रस्टी कौन होता है, जैसे यहाँ पर, है ना, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, लपूट महाविद्यालय ट्रस्ट बनाया था, है ना, हमने क्या किया था, हमने लपूट महाविद्यालय ट्रस्ट बनाया था, और वहां पर हमने कुछ ट्रस्टीज को बिठाया था, कुछ हमने लोगों को बिठाया था, और हमने बोला था कि ये स्कूल चलाओ। तो उनके यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं ना, जो भी बालक बालिकाएं आते हैं, है ना, वो उनको डराते धमकाते हैं, है ना, स्कूल की टाई जो है महंगी महंगी बेचते हैं, है ना, स्कूल का जो आपको बेल्ट दिया जाता है ना, या फिर जो आप बैच लगाते हो, तो ये सब चीजें जो है उनको जानबूझ के बोलते थे कि नहीं आपको खरीदना ही पड़ेगा, या बहुत महंगा खरीदना पड़ेगा, हर महीने में दो दो बार खरीदना पड़ेगा, या हर एक महीने में कम से कम एक बार खरीदना पड़ेगा। तो ट्रस्टी भी यहाँ पर जो है वो विल को डोमिनेट कर सकता है। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ आया ना, है ना, ओके। चलो परफेक्ट। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 18। अब यहाँ पर क्या बोला है, एक स्पिरिचुअल गुरु थे,
और एक स्पिरिचुअल गुरु थे, ही इंड्यूस्ड हिज डिवोटी, तो उन्होंने अपने डिवोटी को, मतलब जो शिष्य थे उनको उन्होंने क्या किया, है ना, अपने वश में कर लिया, मतलब उनको मनाया, टू गिफ्ट हिम द होल प्रॉपर्टी इन रिटर्न ऑफ अ प्रॉमिस ऑफ साल्वेशन ऑफ द डिवोटी। तो उन्होंने क्या कहा, अपने डिवोटी को, अपने शिष्य को, अपने भक्त को क्या कहा कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो आप मेरे नाम कर दो और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना, निर्वाण अचीव होगा आपको, है ना, आप जो है ना, इस धरती पर पृथ्वी पर वापस से नहीं आएंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो ऐसा हुआ, है ना, तो स्पिरिचुअल गुरु ने डराया धमकाया होगा या जो भी कराया होगा और प्रॉपर्टी उनसे ले ली। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल गुरु जो है वो भी क्या है, ही इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, है ना, बिल्कुल इस पोजीशन में है कि आपकी वो विल को डोमिनेट करे। और यहाँ पर अगर शिष्य की कल जाके आंखें खुल जाती है तो बिल्कुल जाके वहां पर ये कोर्ट में कह सकता है कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया था। ठीक है, परफेक्ट, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, सो हेल्ड द कॉन्सेंट ऑफ द डिवोटी वाज गिवन अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो ऐसा, है ना, ऐसा माना गया था कि अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। हियर द रिलेशनशिप वाज फिड्यूशियरी, ट्रस्ट का था बिटवीन गुरु एंड डिवोटी, एंड गुरु वाज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द डिवोटी, एंड गुरु उस पोजीशन में थे कि सामने वाले की विल को डोमिनेट करें। ठीक है, परफेक्ट, बोलो हाँ या ना। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या था कि एक कंसल्टेंट, एक सीए अपने क्लाइंट को डोमिनेट कर सकता है ना, जो मंदिर वगैरह का ट्रस्टी होता है ना, मंदिर का ट्रस्टी या फिर स्कूल का ट्रस्टी, वो भी किसी को डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, इतना ही तो था। परफेक्ट, क्लियर, इजी। चलिए, तो ये पॉइंट नंबर 2 था। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पोजीशन टू डोमिनेट द विल, है ना। जब पोजीशन हमको क्लियर कट समझ में आ रहा है तो इसमें पहला लिखा हुआ था रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, मतलब क्लियर कट अथॉरिटी थी। सेकंड क्या था आपका, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, मतलब ट्रस्ट का रिलेशनशिप। थर्ड वाला मेंटल डिस्ट्रेस, तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो मेंटल डिस्ट्रेस में है, मतलब दिमागी हालत जिसकी ठीक नहीं है, दिमागी संतुलन जिसका ठीक नहीं है, तो वहां पर एक प्रिजम्पशन रहता है, अजम्पशन रहता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हो सकता है ना। यहाँ पर बिल्कुल, है ना, यहाँ पर बिल्कुल जो है आप कह सकते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ था, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, एक अजम्पशन रहता है ना। जब मेंटल कैपेसिटी किसी पर्सन की क्या हो, टेम्पररीली या फिर परमानेंटली अफेक्टेड हो बाय द रीजन ऑफ मेंटली और बॉडी डिस्ट्रेस, इलनेस और ओल्ड एज। ठीक है, तो हो सकता है कल जाके आप बावरे हो जाओ, तो कल जाके अगर आप बावरे हो जाओ और आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी इस वजह से। परफेक्ट, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है अ डॉक्टर इज डीम टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ हिज पेशेंट, है ना, इनफीबल्ड बाय प्रोट्रैक्टेड इलनेस। तो भाई जो बहुत टाइम से बीमार है ना, सफर कर रहा है, तो डॉक्टर, ऐसा माना जाएगा कि डॉक्टर जो है वो सामने वाले की विल को क्या कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, ये भी क्लियर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स। नेक्स्ट है आपका अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स। तो ये अनकॉन्शनेबल बार्गेन क्या होता है कि आपने जो भी एग्रीमेंट या टर्म्स एंड कंडीशंस रखे थे, है ना, वो रीजनेबल नहीं थे, काफी अनरीजनेबल थे, अनफेयर थे, तो उसको आप कहते हैं अनकॉन्शनेबल बार्गेन, है ना। सुनिए, तो यहाँ पर क्या बोला है, when one of the parties to a contract is in a position to dominate the will of the another and the contract is apparently unconscionable, that is unfair। तो हमको क्लियर कट देख के समझ में आ रहा है, क्या देख के समझ में आ रहा है ना, राइटिंग प्रैक्टिस का बेटा जब भी होगा मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, थोड़े दिन आपको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी प्लीज यहाँ पर फोकस करो। तो यहाँ पर क्या बोला है, when one party is in a position to, है ना, डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, तो अगर वो अनफेयर इस्तेमाल, मतलब अनफेयर है, हमको क्लियर कट देख के समझ रहा है। ठीक है, इट इज प्रिज्यूम्ड by the law that consent must have been obtained by undue influence। तो ऐसा लॉ मान लेता है कि यहाँ पर undue influence का इस्तेमाल किया गया होगा। unconscionable bargains are witnessed mostly in money lending transactions। तो जनरली जो मनी लेंडिंग ट्रांजेक्शंस होते हैं ना, उसमें अनकॉन्शनेबल बार्गेन होते हैं, मतलब अनड्यू एडवांटेज होता है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि अगर उन्होंने आपको 100 रुपए उधार दिए हुए हैं, है ना, अगर उन्होंने आपको 100 रुपए उधार दिए हुए हैं तो महीने का 10 रुपए लेते हैं, है ना। अगर आपको किसी ने सपोज 100 रुपए का लोन दिया हुआ है तो आपसे वो इंटरेस्ट 10 रुपए पर महीने का लेता है, तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया, है ना। 10% पर मंथ, मतलब 120% पर एनम, साल भर का 120%,
कहने का मतलब कि अगर आपने किसी से 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है तो साल के एंड तक 2,20,000 देना पड़ेगा, है ना। अगर इतना इतना रिटर्न इंसान कमा रहा है ना, तो शेयर मार्केट को ताला लगा देना चाहिए, है ना, है कि नहीं। अगर इतना इतना पैसा इंसान कमा रहा है तो भाई शेयर मार्केट को ताला लगा देना चाहिए। बैंक कितना रिटर्न देता है ना। बैंक में जाके अगर आप पैसा रखो तो वो आपको 1 लाख रुपए का साल भर में 1,05,000 देगा, मतलब मात्र 5% का रिटर्न देगा। अगर आप अच्छे शेयर में भी डालते हो तो आपको 20 से 30% का रिटर्न आ सकता है ना। अच्छे शेयर में 20 से 30% आ सकता है, वो भी अच्छा ग्रो हुआ तो। और यहाँ पर देखो है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ महीने का 10% है ना। आपके यहाँ पर 3% चलता होगा, हमारे तो 10 भी चलता है। लेना है क्या बताओ, है ना। चलो, तो यहाँ पर क्या बोला है ना, 10% पर मंथ, तो मतलब 120%। तो जनरली ऐसा होता भी है, अब लोग मजबूरी में लेते हैं, क्या करेंगे, है ना। ये बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं आप, कुछ नहीं कर सकते, है ना। गोयम कह रहे मेरे दोस्त के पापा यही करते हैं, अरे बहुत बढ़िया काम है ना। देखो एग्जाम्पल, लेकिन रिकवरी करते भी आनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, अ यूथ ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, एक यूथ था 18 साल का, है ना। लेकिन ये कैसा था, लावारिस टाइप का था और बेवड़ा था। लावारिस टाइप का था मतलब खर्चीला था, है ना, काफी खर्चीला व्यक्ति था, है ना। बहुत अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर पैसा उड़ाता था, और बेवड़ा भी था, दारू भी पीता था, है ना। बोरोड ₹90,000 ऑन अ बॉन्ड बेयरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट 2% पर मंथ। इसने किसी से जाके पैसा उधार पे लिया 90,000 रुपए, और 2% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट था, है ना। 2% का क्या था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट था, ठीक है। तो वो कंपाउंड हो के 30-35 के बीच में जा सकता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट द ट्रांजेक्शन इज अनकॉन्स्टेनेबल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग सो चार्ज्ड इज एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट मतलब बहुत ही ज्यादा, है ना। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है वेरी हाई। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मतलब बहुत ही हाई है, तो कोर्ट ने कहा था कि भाई इतना हाई नहीं चलेगा, इसको आप कम करो। ओके, परफेक्ट, समझ आएगी नहीं। सर जब इंटरेस्ट देने के लिए कॉल लगाओ तो उठाते भी नहीं है, तो बेटा इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगाओगे तो क्यों उठाएंगे ना। रीजनेबल लगाते अगर तो उठा लेते। विजेंद्र पूछ रहे डोमिनेट का मतलब, बेटा इतनी देर बाद याद आ रही है आपको डोमिनेट का मतलब, अब पूछ रहे हो आप, कल पढ़ाया था मैंने डोमिनेट। डोमिनेट मतलब होता है ना, आप किसी के ऊपर दबाव डाल सकते हो, इन्फ्लुएंस डाल सकते हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेट करना, ठीक है। जैसे बड़ा भाई आपको डोमिनेट करता होगा ना, बड़ा भाई जो बोले वो आपको करना पड़ता होगा, या बड़ी बहन जो बोले, या पापा जो बोले, या मम्मी जो बोले, है ना, उन्होंने बोला है कि रात को 10 बजे सोना है तो सोना है, दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेशन, ठीक है। केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स कह रही है 2% ज्यादा है क्या, बेटा क्या फूक के बैठते हो आप, है ना मुस्कान, क्या फूक के बैठते हो, सच सच बताओ। अभी तो मैंने डिस्कस किया, है ना। बैंक वाले भी कितने देते हैं आपको, 5%। और बैंक से लोन आप लेने जाओ ना, अगर आप बैंक से लोन लेने जाओ तो बैंक आपको 11 से 15% तक चार्ज करता है मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पर तो कितना कर रहा है, 2%, मतलब साल भर का कितना हो गया, 24%, और कंपाउंड करने के बाद तो 28-30 आ जाएगा, तो बहुत हो जाता है मुस्कान, है ना, बहुत हो जाता है, ठीक है। परफेक्ट, क्लियर। खुशी कह रही गांजा, है ना, तुमको बड़ा प्यार हो गया है गांजे से, है ना। मेरी आदत छूट रही है, अब तो तुम बड़े गांजा गांजा कर रहे हो, क्या हो गया ऐसा, है ना। रिया कह रही है LSD, यहाँ तो लड़कियां भी बहुत तेज है अपने बैच में, हाँ? हद, सब बताएगी तुमको ना, हुक्का कैसे बनाना है ना, कोयला कैसे लगाना है ना, सिल्वर फॉइल, ओहो, है ना, फिल्टर कैसे चेंज करना है, सब पूछो, आप पूछो बस। चलो, प्रथम कह रहे हैं आपने सिखाया, मैंने ये सब नहीं सिखाया, है ना, ये सब मुझे नहीं पता था। चलो देखो, यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, ठीक है। अच्छा, ये आपको 4 पॉइंट समझ में आ गया। देखो पहला पॉइंट क्या था, पहला था आपका रिलेशन बिटवीन दी पार्टीज। आपका जो पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या था आपका, है ना, रिलेशन बिटवीन दी पार्टीज। सेकंड था आपका पोजीशन टू डोमिनेट दी विल। तो सेकंड पॉइंट में 4 सब पॉइंट्स थे। सेकंड था पोजीशन टू डोमिनेट दी विल, जहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं, है ना, जहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि आप पोजीशन में थे, है ना, डोमिनेट करने की। तो इसमें क्या क्या था, पहला रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, सेकंड था आपका ट्रस्ट का रिलेशनशिप, है ना, थर्ड वाला था आपका मेंटल डिस्ट्रेस, एंड फोर्थ वाला था अनकॉन्स्टेनेबल बार्गेन्स, है ना। ये केस लॉ का डिसीजन था आपका, कृपाराम वर्सेस समीउद्दीन, है ना, अद खान।
ऐसे। ठीक है, परफेक्ट है कि नहीं बताओ। नमन कह रहा है ये सब बातें क्या कर रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके लिए हम कर भी नहीं रहे, है ना, आपके लिए हम कर भी नहीं रहे, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये सब बातें। ओके, परफेक्ट, क्लियर, है ना। चलिए, यस वेदांशी, यस। अब देखो, अब इसमें एक और पॉइंट क्या बोला है, थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट है दी ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज। तो अगर आपने किसी के ऊपर दबाव डाला है, तो दबाव डालने में ये भी होना चाहिए कि आप सामने वाले का गलत इस्तेमाल करना चाहते हो। इस्तेमाल मतलब आप उसका गलत फायदा उठाना चाहते हो, तो ये भी आपके इसमें होना चाहिए। नहीं रोहित, ये केस लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, चिंता मत करो। ठीक है, दी ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज। तो आप सामने वाले के ऊपर इसलिए दबाव डाल रहे हो ताकि आप उसका गलत फायदा उठा सको। सो व्हेन द पर्सन इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर मस्ट हैव द ऑब्जेक्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ द अदर। हाँ ना, ये ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है कि आप सामने वाले का गलत फायदा उठाने वाले हो, तो ही, है ना, इसको यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस में रखा जाएगा, नहीं तो नहीं। अब सुनिएगा, एग्जाम्पल में क्या बोला है, इतना प्यारा एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, इतना प्यारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, सुनिएगा। अब सुनो, अ टीचर आस्क्स हर डॉटर टू गेट मैरिड टू वन ऑफ हिज ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। कितना प्यारा टीचर है, ऐसा टीचर मिलेगा आपको कहीं? हो सकता है कि भाई आप भी कभी ट्यूशन वगैरह जाते होंगे, है ना, जो भी सर या मैम साहब पढ़ते थे, तो उनका बेटा या बेटी आपको पसंद आ गया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है ना, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तो टीचर ही क्या बोल रहा है ना, टीचर ही अपनी लड़की को बोल रहा है कि मेरे किसी ब्रिलियंट स्टूडेंट को पकड़ और शादी कर ले। ऐसे कहाँ मिलते हैं टीचर आजकल? पॉसिबल है आपके यहाँ पर हो गए। तो देखो, अ टीचर आस्क्स हर डॉटर टू गेट मैरिड टू वन ऑफ हिज ब्रिलियंट स्टूडेंट। बोथ द गर्ल एंड बॉय वर स्मार्ट, सेटल्ड एंड इंटेलिजेंट। बताओ, ऐसे ऐसे तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये आईसीआई का एग्जाम्पल है ना। राहुल इज लाइक सर मिलनी भी तो चाहिए। तो उसके पापा ही इंकरेज कर रहे हैं ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ स्मार्ट और इंटेलिजेंट और सेटल्ड बनना है ना। फिर टीचर जो है अपनी लड़की को बोलेगा कि इसको पकड़ लो। ठीक है, चलिए सुनिएगा, यहाँ पर क्या बोला है, बोथ द गर्ल एंड बॉय वर स्मार्ट, सेटल्ड एंड इंटेलिजेंट। बहुत बढ़िया बात है, हम क्या करें इसमें आगे। हियर द टीचर हैड अ रिलेशन व्हिच कैन हैव इन्फ्लुएंस ऑन बोथ ऑफ देम। तो टीचर का रिलेशन ऐसा था कि वो दोनों के ऊपर दबाव डाल सकता था, अपनी लड़की के ऊपर भी डाल सकता था और अपने दामाद के ऊपर भी डाल सकता था। ठीक है, बट एज नो अनड्यू एडवांटेज ऑफ इन्फ्लुएंस वाज टेकन। लेकिन यहाँ पर कुछ गलत फायदा नहीं उठाया गया था, है ना। यहाँ तो एक बाप जो था वो तो अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था, है ना, अपने कर्तव्य को निभा रहा था। वो चाह रहा था कि मेरी लड़की जो है सेटल हो जाए, है ना, बढ़िया किसी अच्छे लड़के के साथ, है ना, बढ़िया जो है ना, विवाह कर ले और जीवन में सेटल हो जाए। ओके, तो यहाँ पर कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं था, वो तो बस इतना चाहते थे कि मेरी बेटी सेटल हो जाए। ठीक है। नमन इज लाइक सर हमारी क्लास में आई थी एक मैम इंडिया के बाहर से 8th क्लास में, ओए होए होए होए, ऐसे कर रहे हो। अबे तुम 8वीं में थे, है ना, तुम 8वीं में थे, वो तुमको 2 चमाट मारती तो भी तुम कुछ नहीं कर पाते। सपने देखो इनके, सपने 8वीं क्लास में, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, है ना। बट एज नो अनड्यू एडवांटेज वाज टेकन, सच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इज सेड टू बी मेड बाय फ्री कंसेंट। तो यहाँ पर इनके बीच में क्या था, इनके बीच में क्या था, फ्री कंसेंट था। तो भाई दोनों अच्छे थे, स्मार्ट थे, सेटल्ड थे, इंटेलिजेंट थे। पापा ने बोला ये हमारा दामाद है, तो उसने बोला ठीक है ये आपका दामाद है, पापा क्या कर सकते हैं। तो फ्री कंसेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, परफेक्ट, समझ आया। बचपन का प्यार था, बचपन का प्यार, है ना। नमन इज लाइक अरे सर क्या बताऊं आपको, रहने दो, अब तो रहने ही दो बेटा, कुछ नहीं हो पाएगा, क्या ही कर लोगे। देखो नेक्स्ट, समझ आया, ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 21। अब देखो बर्डन ऑफ प्रूफ, पॉइंट नंबर 4। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल, है ना। प्रूव किसको करना पड़ेगा, प्रूव किसको करना पड़ेगा, है ना। कनिका इज लाइक मेरी ट्यूशन वाली दी का एक्स था उनका स्कूल का स्टूडेंट। मेरी ट्यूशन वाली दी जो थी उनका एक्स जो था वो स्कूल का स्टूडेंट था, मतलब स्टूडेंट को पटाया था। इन शॉर्ट ऐसा कहना चाह रहे हो। अब दीदी की इच्छा आपको क्या करना है ना, उनकी लाइफ जो करना है करने दो। क्या सर आप भी कैसे कैसे एग्जाम्पल समझाते हो। अब जो मॉड्यूल में है मैंने तो वही समझाया, मैंने खुद से बोला क्या, ये आईसीआई ने लिख के दिया है, आईसीआई का ये नया एडिशन है,
तो जो लिखा है वो तो बताना पड़ेगा ना मुझे, है ना। देखो चलो सुनो, राहुल कह रहा है क्या दीदी थी, ये अब लड़के सोच रहे हैं काश हम उस दीदी के पास पढ़ रहे होते, है ना। ये लड़के यहाँ पर अब सोच रहे हैं काश, है ना, हमारे पास वो दीदी होती तो आज हम यहाँ ना बैठे होते। सुनो, तो यहाँ पर आपका बर्डन ऑफ प्रूफ, तो भाई किसको प्रूव करना पड़ेगा, जो इस पोजीशन में है कि सामने वाले को डोमिनेट करे, ठीक है, उसको प्रूव करना पड़ता है कि नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया था, ठीक है। अगर आपने किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि भाई उसने, है ना, मेरे ऊपर जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया है, तो वो उसको प्रूव करना पड़ेगा, है ना, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया था। समझ आया? परफेक्ट। सो द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एब्सेंस ऑफ द यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज विल लाई ऑन द पार्टी हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। जो ऐसी पोजीशन में उसी को प्रूव करना पड़ेगा। सो सिंपल, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, है ना, अब देखिए नेक्स्ट, सुनिएगा। नेक्स्ट है आपका पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक पावर दिया गया है ना। अगर कोई भी सर, अगर अक्सर कोई भी, अगर, एक तो वी मत लिखा करो, बी लिखा करो। वी का होता है ना, कोई भी होता है, कोई भी होता है क्या, कोई भी अगर एक्चुअली अनड्यू इन्फ्लुएंस जो हुआ है उसको ये प्रूव कर दिया गया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। आदित्य क्या फरमाया आपने, है ना, क्या फरमाया है आपने, एकदम जोरदार, है ना, परफेक्ट, क्लियर, है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, है ना, कि उसने प्रूव कर दिया कि मैंने कुछ नहीं किया था तो वैलिड होगा, सीधी बात, सो सिंपल। ओके चलिए अब देखो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट आगे देखिए, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो कोर्ट के पास पावर होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करे। सेट असाइड करे मतलब साइड में रख दे, है ना, मतलब उसको कैंसिल कर दे, तो मोर और लेस मतलब वही है। सो व्हेन कंसेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका वॉइडेबल हो जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका हो जाता है वॉइडेबल। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड, इधर इसको सेट असाइड कर सकते हैं, इधर एब्सोल्युटली, है ना, पूरे तरीके से कोर्ट इसको साइड में रख सकती है, मतलब पूरी तरीके से कैंसिल कर सकती है, या फिर और if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as to the court may seem just। तो ये क्या कह सकते हैं, और if the party who is entitled to avoid has received any benefit वगैरह वगैरह upon such terms and conditions as the court may seem just। seem just मतलब seem justified, है ना, seem just मतलब seem justified। तो यहाँ पर इन लाइनों में इन्होंने क्या कहा है, इस पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड किया जा सकता है, या तो पूरी तरीके से, या फिर हो सकता है कि आधा अधूरा सेट असाइड करे, मतलब हो सकता है कि कोर्ट जो है उसको, है ना, इन्फोर्स भी करवाए, ठीक है, लेकिन आपको हो सकता है कि वो ज्यादा पैसे दिलवाए। अगर आपको कम पैसे मिले थे तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप कोर्ट को कह सकते हो कि वैसे तो अनड्यू इन्फ्लुएंस था, लेकिन अगर आप ज्यादा पैसे दिला दो तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं, है ना, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, है ना, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, कोर्ट जो है पूरी तरीके से साइड में भी रख सकती है, या फिर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस भी वो डिसाइड कर सकती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस की। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले कॉन्ट्रैक्ट को, है ना, यहाँ पर फॉलो करवाना है कि नहीं, ये कोर्ट के ऊपर कुछ हद तक डिपेंड करेगा, ठीक है। परफेक्ट, बोलो हाँ या ना, क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, प्लीज बहुत ध्यान सुनिएगा। अब मनी लेंडर एडवांस रुपीज 1 लाख टू बी, एक मनी लेंडर था जिसने 1 लाख रुपए किसी फार्मर को दिया हुआ था, एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए उसने बी से एक बॉन्ड साइन करवा लिया 2 लाख रुपए का। तो ए ने यहाँ पर जो है 1 लाख रुपए किसी को लोन दिया था, और उसको दबाव में डाल के उससे एक बॉन्ड साइन करवा लिया 2 लाख रुपए का, तो सीधे डबल अमाउंट, है ना, विथ इंटरेस्ट ऑफ 6% पर मंथ, 6% पर मंथ का इंटरेस्ट ये लेना चाह रहा है, मतलब साल भर का 72%। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है कि एक मनी लेंडर था, उसने एग्रीकल्चरलिस्ट के ऊपर दबाव डाला और उसे डबल पैसा लेने का उसने बॉन्ड साइन करवा लिया, है ना, कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया कि वो आपको 2 लाख रुपए देगा
और 6% प्रति एनम के हिसाब से आप इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हो। ठीक है जी, कोर्ट में सेट असाइड द बॉन्ड ऑर्डरिंग बी टू रीपे जस्ट 1 लाख विद सच इंटरेस्ट एज में सीम फिट। तो यहाँ पर कोर्ट हो सकता है कि पूरा का पूरा कैंसिल ना करवाए, कोर्ट क्या कहेगा 1 लाख रुपए ही लौटाना और साथ में जितना रीजनेबल इंटरेस्ट बनता है उतना ही लौटाना। ठीक है, समझ आए कि नहीं बताओ। तो यहाँ पर कोर्ट जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा कैंसिल कर दे, कोर्ट फिर भी कह रही है कि भाई इसको आप फॉलो करेंगे लेकिन पूरे तरीके से हो सकता है ना करें। तो आपको ये क्या कह रहे हैं कि भाई आप 1 लाख रुपए ही लौटाएंगे और जितना रीजनेबल इंटरेस्ट बनता है उतना ही लौटाएंगे। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमेशा हमेशा पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया जाए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ओके, परफेक्ट, क्लियर है ना बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट है आपका केस स्टडी दी हुई है। केस स्टडी का मतलब क्या होता है, सिंपल कहानी है ना। केस लॉ और केस स्टडी में डिफरेंस होता है कि नहीं, है ना। केस स्टडी एंड केस लॉ में डिफरेंस होता है कि नहीं बताइए। केस लॉ मतलब है ना, केस लॉ का मतलब क्या होता है, किसी कानून में कहा गया था, डिसीजन आया था, दैट इज केस लॉ। केस स्टडी इज सिंपली कहानी। अब जैसे कनिका ने बताया था, जब ब्रेकअप होया दी का तो दी ने टीचर के तौर पर उसको बहुत मारा था। कैसी दीदी है ना। कनिका तो भाई, कनिका एक काम करो ना, इसके ऊपर एक आईजीटीवी बनाओ, है ना। कनिका क्या करो, इसके ऊपर ना एक आईजीटीवी बनाओ और उसके ऊपर बोलेंगे केस स्टडी, है ना। उसके ऊपर बोलेंगे केस स्टडी और उसको हम फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या दीदी के पास ये अधिकार था, है ना, कि बालक जब तक बॉयफ्रेंड था उसको प्यार दे रही थी और उसके बाद टीचर बनकर उसको बहुत मारा। ये तो मुझे लग रहा है क्राइम पेट्रोल वगैरह में जाना चाहिए वाला सीन, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो सुनिएगा। तो कनिका ये आपको करना चाहिए, है ना, हम इसको वायरल करवा देंगे, बिल्कुल चिंता ना करो, है ना। देखो, तो यहाँ पर केस स्टडी मतलब ये जो कहानी बता रही है ना कनिका, है ना, दीदी का बॉयफ्रेंड था, वो स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था, फिर ब्रेकअप हो गया तो उसको बहुत मारा गया। तो ये जब स्टोरी बना के बताई दी जाती है दैट इज कॉल्ड एज केस स्टडी। ठीक है, परफेक्ट। तो सुनो, अब यहाँ पर ना टीचर को बहुत बदनाम किया इन्होंने, है ना, टीचर्स को बहुत बदनाम किया है। A student was induced by his teacher to sell his brand new car to the later at less than the purchase price to secure more marks in the examination. तो यहाँ पर एक टीचर था, है ना, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ना एक टीचर था और टीचर ने अपने स्टूडेंट को बहुत धमकाया और कहा कि तेरे को तेरी कार ओरिजिनल प्राइस से भी कम में बेचनी पड़ेगी तो मैं तेरे को बढ़िया नंबर दूंगा। तो है ना, बच्चा बेचारा बहकावे में आ गया, वो सोच रहा था कि भाई कार तो आती जाती रहेगी, है ना, नंबर थोड़ी बार बार आते, है ना, हर बार 12वीं में सबको 90% से ऊपर मिले, ऐसा हर बार थोड़ी होता है कि नहीं। तो टीचर ने उसको ऐसा कहा तो स्टूडेंट बेचारा क्या करेगा, है ना। अकॉर्डिंगली द कार वाज सोल्ड, और यहाँ पर कार बेच भी दी गई, करेक्ट। हाउएवर जो पापा थे उनको थोड़ा सा दिमाग था। फादर ऑफ द स्टूडेंट परसुएडेड हिम टू स्यू हिज टीचर, लेकिन पापा ने क्या बोला, टीचर के ऊपर केस कर दो। तो लड़के को बोलना दीदी के ऊपर केस कर दो, है ना। स्टेट ऑन व्हाट ग्राउंड द स्टूडेंट कैन स्यू द टीचर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है भाई किस आधार पर, है ना, कौन से ग्राउंड्स पर, मतलब ग्राउंड में जाके नहीं करना है, किस आधार पर, बिकॉज ऑफ विच रीजन द स्टूडेंट कैन स्यू ऑन हिज टीचर। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है किस आधार पर टीचर के ऊपर केस कर सकता है ना। वहां पर आपके पास रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी थी, क्लियर कट अथॉरिटी थी कि भाई टीचर जो है वो स्टूडेंट के ऊपर जो है दबाव डाल सकता है। सो देयर वाज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज्ड। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के आधार पर आप क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो कि भाई इन्होंने हमारी कार जो है जोर जबरदस्ती हमसे ले ली, ठीक है। एंड ये हो जाएगा आपका वॉइडेबल, फिर आप इसको कैंसिल करवा सकते हो। रिया कह रही है अटक रहा है, बाद में देखूंगी, तो 12 बजे के बाद देखना पड़ेगा क्योंकि नेट तो आप खत्म कर चुके हो। बोलो क्लियर है, परफेक्ट, बोलो हाँ या ना, समझ आया। हाँ ना, टीचर माइनर भी तो होगा, तो माइनर होगा तो फिर तो, है ना, टीचर नहीं स्टूडेंट माइनर भी तो होगा, तो माइनर होगा तो स्टूडेंट जाके जो है फिर वो कार ऐसे भी लेके आ सकता है क्योंकि माइनर के साथ तो वैसे भी वैलिड नहीं होता है ना। इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि यहाँ पर बालक मेजर है, क्योंकि माइनर तो भाई उसके पापा जो है टीचर को जो है उससे छीन के आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है। चलिए, आकांक्षा कह रही है क्यों करती हो इतना वीडियो कॉलिंग। रिया आपको बड़ा पता है आकांक्षा कि वीडियो कॉलिंग से गया होगा, तो आकांक्षा के खेले वीडियो कॉलिंग वाले, अब हम समझ रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका
है ना, टीचर और स्टूडेंट वाला। तो ये आपने पढ़ा आपका क्या, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो आपने 2 पॉइंट्स पढ़े, एक आपने पढ़ा कोवर्जन वाला, सेकंड आपने पढ़ा कौन सा, अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला। अब हम थर्ड वाले पर आते हैं। थर्ड वाला है आपका फ्रॉड। अब फ्रॉड का मतलब क्या होता है ना, अभी एक मैसेज आया है, हाय सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सो लेट। तो शाम को 6 बजे कौन सो रहा है भाई, है ना। आई वॉज वॉचिंग योर मैराथन फ्रॉम लास्ट 2 days, थैंक यू, इट वॉज अ ग्रेट हेल्प, वगैरह 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 वगैरह, बिकॉज ऑफ हेल्थ इशूज। हाँ बहुत बढ़िया, शुक्रिया। चलो, कौन 6 बजे सोता है वे, है ना। 6-7 बजे खाना खा सकते हैं। अभी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सो लेट मतलब मुझे समझा नहीं, 6 बजे लेट होता है क्या, अरे दूसरे कंट्री से आया होगा, है ना, दूसरी कंट्री से मैसेज आया होगा इसलिए। ठीक है, यस देवशी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सुनो, अब यहाँ पर आपका फ्रॉड है ना, फ्रॉड हो रहा है सेक्शन नंबर 17 में। तो 17 में खतरा हो रहा है, और फ्रॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। फ्रॉड वाले पॉइंट अक्सर आया करते हैं, क्योंकि फ्रॉड रियल लाइफ में भी होता है। गोयम कह रहा है मुर्गे सोते हैं, मुर्गे 6-7 बजे सो जाते हैं क्या, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, ये तो नई इन्फॉर्मेशन है ना। मुझे नहीं पता था मुर्गे 6-7 बजे सो जाते हैं, आपको कैसे पता गोयम। आप भाई तो मुर्गी चोर नहीं हो, है ना, जो मूवीज में आया करता है। चलो सुनो, नेक्स्ट है आपका, है ना, फ्रॉड। तो फ्रॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फ्रॉड तो देखो जीवन में भी होता है, आपके साथ भी होगा कभी ना कभी, या हो चुका होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए आईसीएआई को भी फ्रॉड बहुत पसंद है ना। फ्रॉड के ऊपर जनरली आपको क्वेश्चंस दिखते हैं, हाँ, तो फ्रॉड को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे, है ना। चलिए, है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। अब यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 17, फ्रॉड की भी डेफिनेशन है ना, सेक्शन नंबर 17 में। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स any of the following acts committed by a party to a contract. Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to the contract or with his connivance. सुनिएगा, फ्रॉड का मतलब ये सब हरकतें जो नीचे लिखी हुई है ना, 5 हरकतें। फ्रॉड का मतलब ये सब 5 हरकतें पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट ने की है ना, पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट ने की है, मतलब हो सकता है कि वो खुद कर रहा हो, या फिर क्या, या फिर क्या, विथ इज कॉनिवेंस। कॉनिवेंस का मतलब होता है मिली भगत। तो हो सकता है कि कोई इंसान खुद फ्रॉड कर रहा हो, या आपके साथ वो मिली भगत कर रहा हो, ठीक है। और बाय हिज एजेंट, तो किसी एजेंट के थ्रू भी करवा सकता है। विथ एन इंटेंट, और उसका ये इंटेंशन होना चाहिए, टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू, उसका ये इंटेंशन होना चाहिए कि वो आपको डिसीव करे। डिसीव करे मतलब बेवकूफ बनाए, है ना। डिसीव करने का मतलब क्या होता है, डिसीव करने का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। तो उसका ये इंटेंशन है कि वो आपको बेवकूफ बनाए, या फिर आपके एजेंट को ये बेवकूफ बनाए, और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो या तो आपको बेवकूफ बना रहा है, या फिर उसका ये पर्पस है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाए, उसको आप कहते हैं फ्रॉड, ठीक है। तो फ्रॉड की डेफिनेशन में क्या बोला था, हाँ वापस से देखिएगा। सुनिएगा, तो फ्रॉड में क्या होता है, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, है ना। ये जो 5 एक्ट है ये आप कर सकते हैं। तो या तो इंसान खुद करे, है ना, या फिर मिली भगत करके किसी और से करवाए, या फिर उसका एजेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है, विथ एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी, है ना। वो आपको क्या करना चाहता है ना, आपको क्या करना चाहता है, वो आपको बेवकूफ बनाना चाहता है, या फिर आपके एजेंट को बेवकूफ बनाना चाहता है, या फिर आपसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता है। परफेक्ट, क्लियर है ना, समझ आया। अभी कौन कौन सी हरकतें कर रहा है, तो फ्रॉड में ना टोटल आपको 5 पॉइंट्स दिए गए, सुनिएगा ध्यान से। पहले क्या बोला है, दी सजेशन इज अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, है ना। पहली हरकत, फ्रॉड की पहली हरकत क्या है ना, मेकिंग अ स्टेटमेंट, मेकिंग अ सजेशन ऑफ समथिंग इज ट्रू बट ही नोज दैट इट इज नॉट ट्रू, है ना, और दैट पार्टी बिलीव्स दैट इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। समझ आया क्या बताओ, है ना, समझ आया क्या बताओ। तो पहले वाले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि सामने वाला इंसान आपको कुछ कह रहा है, उसको पता है कि वो गलत है, फिर भी वो आपको कह रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉड। जैसे यहां पर
और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर समझिए है ना प्रतीक है, और यहाँ पर कौन है समझिए, यहाँ पर ना प्रतीक है। तो प्रतीक जो है ना उसको पता है ना, प्रतीक जो है उसको ये ना ये पता है कि ये जो क्लिप है ना, ये क्लिप है ना, ये सिर्फ माइक में यूज होती है ना। प्रतीक जो है ना इसको ये पता है कि ये जो क्लिप है ना ये माइक में यूज होती है। ठीक है, मैं आपको ना क्लिप बना के दिखाता हूँ जोरदार वाली, है ना। मैं आपको ना एक जबरदस्त वाली क्लिप बना के दिखाता हूँ जीवन में पहली बार। अरे बना ही नहीं साला, ये कोई बात है ना। तो ये क्या है, ये क्लिप है, ठीक है। और अब आप इसको, इस क्लिप को कुछ भी बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने इस क्लिप को बना के रख के बनाया है ना। जैसे अपन सर्कल कैसे बनाते थे, कड़ा रखते थे और इस सर्कल बनाते थे ना, तो मैंने इस क्लिप को रख के बनाया। तो मेरी ये ड्राइंग नहीं है, ये ऐसा जो है वैसे ही बनाया। ओके चलो सुनो। अब प्रतीक को ये पता था कि ये वाली जो क्लिप है, ये वाली जो क्लिप है ये सिर्फ और सिर्फ है ना माइक में लगा सकते हैं। लेकिन प्रतीक के पास है ना, प्रतीक के पास जो है रिया आई थी, लुक्स लाइक अ टीथ, ऐसा दांत होता है क्या, है ना। प्रतीक के पास रिया आई थी और वो रिया को क्लिप चिपका रहा है और कह रहा है कि इसको ना बालों में लगाना, है ना। इसको बालों में लगाने से आपकी सौंदर्यता बढ़ती है ना। आपका जो रूप है निखर के आएगा, सौंदर्यता बढ़ेगी, और जिस लड़के को आप पसंद करते हो वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, तो आपकी तरफ खींचा चलाएगा। ठीक है, परफेक्ट, समझ आया ना, है ना, बहुत बढ़िया। चलो, तो उसको पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आपको कहे जा रहा है ना। एक इंसान को पता है कि ये ऐसी चीज नहीं है ना, वो आपको कहे जा रहा है कि ऐसी चीज नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपको जबरदस्ती का बोले जा रहा है, तो वो होता है फ्रॉड। तो मतलब एक इंसान को पता है कि ये चीज गलत है, ही डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, ही नोज इट इज फॉल्स, लेकिन वो सामने वाले को फिर भी वो स्टेटमेंट दे रहा है, देन दिस इज कॉल्ड एज फ्रॉड। यहाँ पर प्रतीक क्या कर रहा है, प्रतीक आपके साथ कर रहा है फ्रॉड। ठीक है, समझ आया क्या, दिस इज पॉइंट नंबर 1 and this is called as point number 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखो, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट ऑफ वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है, एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब होता है जानबूझ के छुपाना। कंसील करने का मतलब होता है छुपाना, ठीक है, कंसील करने का मतलब होता है छुपाना, और एक्टिव कंसीलमेंट मतलब जानबूझ के छुपाना। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर नमन जो है ना, नमन जो है ना, नमन एक दुकान में गया, है ना। नमन जो है एक दुकान में गया और दुकानदार को बोला जीन्स दिखाओ, है ना। दुकानदार को बोला कि भाई जीन्स दिखाओ। तो दुकानदार ने क्या किया, उसने ना उस नमन के सामने एक जीन्स रखा टेबल पे, है ना। नमन के सामने जो है एक जीन्स रखी उसने टेबल पे। तो ये तो ड्राइंग अच्छी है, इसके लिए तो आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, उसने जीन्स रखी टेबल पे और जीन्स में ना यहाँ पर होल था, है ना। जीन्स में ना यहाँ पर होल था। तो जानबूझ के दुकानदार ने क्या किया, उसने जीन्स रखा, ठीक है, और इसी के ऊपर हाथ रखा था उसने, है ना। दुकानदार ने जानबूझ के जब जीन्स उसको दिखा रहा था ना, तो इसी वाले पोर्शन के ऊपर, कहाँ गया, है ना, इसी वाले पोर्शन के ऊपर वो जो है हाथ रख के जीन्स इसको दिखा रहा था, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी साइड दिखाना हो जीन्स को, लेकिन वो इस वाले पार्ट को छोड़ ही नहीं रहा था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव कंसीलमेंट, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव कंसीलमेंट। तो जानबूझ के इसको छुपा के रखना, है ना। देखो आपको नहीं दिख रहा है ना, तो मैं यहीं से पकड़ के इसको जीन्स को पलटा रहा हूँ, अलग अलग टाइप से दिखा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव कंसीलमेंट। तो जानबूझ के छुपाया तो वो होता है फ्रॉड। समझ आया, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो पहले पॉइंट में क्या बोला था, फ्रॉड में क्या हो सकता है ना, आपको कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है, स्टेटमेंट हैज बीन गिवन व्हिच अ पर्सन बिलीव्स और पर्सन नोज इट इज इनकरेक्ट, स्टिल द स्टेटमेंट इज बीइंग मेड। उस पर्सन को पता है कि इनकरेक्ट है, गलत है, फिर भी स्टेटमेंट दे रहा है। सेकंड क्या, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट ऑफ अ पर्सन हैविंग ऑफ व्हिच द पर्सन इज हैविंग नॉलेज। तो पर्सन को पता है फिर भी वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला, अ प्रॉमिस विदाउट हैविंग इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, है ना। जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। और दूसरा मतलब क्या, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, है ना? सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तो आप अगर किसी को वादा करते हो और उसको नहीं निभाने का आपको पता है कि नहीं निभाओगे, है ना। आपने किसी को आई लव यू कह दिया और आपको पता है कि टाइम पास के लिए कह रहे हो, तो ये भी एक तरह का फ्रॉड है। ठीक है, ये भी एक तरह का फ्रॉड है। समझ आया, परफेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट, है ना, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव
आप किसी भी प्रकार का काम करते हो सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए। डिसीव मतलब होता है भेस बदल के आना, है ना, भेस बदलना। सामने वाले को किसी भी प्रकार से आप डिसीव करो, आप बेवकूफ बनाना चाहो, तो वो भी इसमें आ जाएगा। और एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, या कोई भी चीज जो लॉ ने फ्रॉडुलेंट बोल के रखी है, लॉ ने कहा है ये फ्रॉड है तो फ्रॉड है ना, लॉ ने कहा है कि फ्रॉड है तो फ्रॉड है। ठीक है, तो आपके फ्रॉड में ना 5 चीजें आती हैं, तो आप किस 5 टाइप के फ्रॉड अब जीवन में करोगे, है ना। आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में खुद को एलिजिबल बनाना है तो आपके पास टोटली 5 तरह के फ्रॉड होने चाहिए। कौन कौन से फ्रॉड होने चाहिए, है ना। पहला पॉइंट क्या है आपका, एक स्टेटमेंट जो गलत है, आपको पता है गलत है, फिर भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो। सेकंड पॉइंट क्या, आप एक्टिव कंसीलमेंट कर रहे हो, जानबूझ के चीजों को छुपा रहे हो। थर्ड वाला पॉइंट कि आपने कोई प्रॉमिस किया है विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, आप उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, तो आप जो है कोई भी तरह का एक्ट कर रहे हो सामने वाले को डिसीव करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, या फिर लॉ ने कहा था फ्रॉडुलेंट है ना, या फिर लॉ ने कहा था फ्रॉडुलेंट है। तो टोटल 5 टाइप की चीजें रहेगी जो आपकी फ्रॉड की डेफिनेशन में आती है। समझ आया, क्लियर है ना, है ना, परफेक्ट। चलो सुनो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 17। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट अगेन, है ना, ये जो आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना, दिस पॉइंट इज अगेन इंपॉर्टेंट, सुनिएगा। mere silence as to facts, सुनिएगा, mere silence as to facts to affect the willingness of a person to enter into the contract is not fraud। तो मतलब है ना, चुपचाप रहना फ्रॉड नहीं होता है ना, चुपचाप रहना फ्रॉड नहीं होता है। धीरेन्द्र करवा देंगे बेटा, करवा देंगे, है ना, आशीष सर आएंगे ना, करवा देंगे। चलो सुनो, है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। मतलब चुप रहने का मतलब फ्रॉड नहीं होता है ना, चुप रहने का मतलब फ्रॉड नहीं होता है, अनलेस एक्सेप्ट circumstances are such that regard being had taken to them, it is duty of the person to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speech। तो आपके साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना जाएगा, आपके साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना जाएगा, लेकिन उसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, जब आपकी ड्यूटी थी स्पीक करने की, है ना, जब आपकी ये ड्यूटी बनती थी कि आप सामने वाले को बताओ, या फिर क्या साइलेंस वॉज इक्वल टू फ्रॉड, या फिर आपका साइलेंस ही फ्रॉड के बराबर था। ठीक है, तो 2 चीजें यहां पर क्या बोलिए, कि अगर आपकी ड्यूटी थी बताने की, या फिर क्या आपका साइलेंस ही फ्रॉड के बराबर था, तो फिर आपने फ्रॉड किया हुआ है। समझ आया क्या, नॉर्मली साइलेंट रहना फ्रॉड नहीं है। कब माना जाएगा, जब आपकी ड्यूटी थी बोलने की फिर भी आप नहीं बोल रहे हो, या फिर आपके साइलेंस को फ्रॉड मान लिया जाएगा, है ना, या फिर क्या कि भाई वो कंडीशन ही ऐसी थी, है ना, कंडीशन ही ऐसी थी कि आपको बोलना चाहिए था, कि जहां पर आपका चुप होना भी फ्रॉड के बराबर था। ठीक है, अब देखो ये कब होता है, हाँ ये कब होता है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये समझ आया ना, इतना समझ आया कि नहीं बताओ, है ना, ये समझ आया कि नहीं बताओ, समझ आया ना, है ना, वेरी गुड। सुनिए, यहां पर आपको क्या बोला है, एग्जाम्पल नंबर 1, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स। ए ने ऑक्शन किया, है ना, ए ने ऑक्शन किया मतलब ए बोली लगवा रहा है एक घोड़े की, विच ए नोज टू बी अनसाउंड, ए को पता है कि बावरा है, ए को पता है कि घोड़ा बावरा है, ठीक है, पागल है, बट ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, बट ए ने बी को घोड़ा पागल है ऐसा नहीं बताया, तो ये कोई फ्रॉड नहीं है। निशा कह रही लॉ में क्या क्या लर्न करना है बेटा, सब करना है ना, सभी करना है, छोड़ के जाओगे क्या, सीए कर रहे हो कि बीकॉम कर रहे हो, सीए कर रहे हो ना, इतना भी नहीं पढ़ोगे, है ना। चलो, तो यहाँ पर क्या है, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स व्हिच ए नोज टू बी अनसाउंड, ए को पता है कि घोड़ा पागल था, लेकिन उसने बी को नहीं बताया, तो अगर नहीं भी बताया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिस इज नॉट अ फ्रॉड, है ना, ये फ्रॉड नहीं है, है ना, ये बिल्कुल आपकी तरफ से फ्रॉड नहीं है। समझ आया, है ना, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती भाई, है ना। देखो अगर आप धंधा करने बैठे हो, अगर आप धंधा करने बैठे हो तो है ना, आप हमेशा अच्छा अच्छा काम थोड़ी ना करोगे। हाँ मुझे बताओ कि सपोज आप सब्जी बेचते हो, तो जब आपके पास बहुत सारे आलू रखे हुए रहते हैं, तो उसमें से कुछ आलू सड़े हुए भी तो रहते हैं, है ना, कुछ आलू खराब भी तो रहते हैं, तो आप सामने वाले को बोलते हो कि ये आलू खराब है ना, मत लेके जाना, नहीं आप तो फिर भी बेच देते हो, है ना, आप फ्रॉड कर रहे हो क्या बताओ, फिर तो ये भी फ्रॉड होना चाहिए ना। आप जाओ सब्जी वाले का जाके जो है गला पकड़ो और बोलो कि आपने फ्रॉड किया है, आपने जो सड़े हुए आलू दिए हैं,
है ना, समझ आया कि नहीं बताओ? है ना, जीन्स में तो फ्रॉड था, तो फ्रॉड था ना क्योंकि आपने जानबूझ के छुपाया था, आपने एक्टिव कंसीलमेंट किया था। अगर जीन्स आप सामने वाले के सामने ऐसे रख देते, है ना, और वो इतना अंधा है कि वो होल नहीं देख पा रहा है, तो आपकी गलती थोड़ी है ना, उसमें आपकी गलती थोड़ी है। लेकिन आप क्या कर रहे थे, आप जानबूझ के उसके ऊपर हाथ रख रहे थे, है ना, दैट वाज एक्टिव कंसीलमेंट, तो जानबूझ के छुपाया है, तो फिर हम उसको फ्रॉड मानते हैं। यहाँ पर आपने जानबूझ के नहीं छुपाया है, आपने बोला ये घोड़ा है ना, सामने वाला आकर चेक भी तो कर सकता है ना, सामने वाला जो है ना, घोड़े को चेक भी तो कर सकता है ना, उसके कान में आके जोक सुनाओ, अगर वो हंसता है नहीं हंसता है, भागता है नहीं भागता है, तो आपके पास अलग अलग टेक्निक्स हो सकती है चेक करने की। तो ये आपको आगे मिलेगा, है ना, ये आपको आगे मिलेगा। द कस्टमर हैज टू बी अवेयर, ये आपको आगे मिलेगा, द कस्टमर हैज टू बी अवेयर, ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जागरूक रहे, है ना, वो आपने एडवर्टीजमेंट देखी होगी ना, जागो ग्राहक जागो, तो कस्टमर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो जाके चेक करे। दुकानदार तो सामान बेचने बैठा है ना, दुकानदार को तो मिट्टी भी बेचनी है, उसको तो कचरा भी बेचना है, उसको तो कबाड़ भी बेचना है। करेक्ट, समझ आए कि नहीं? तो नॉर्मली आपका साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं होता है ना, नॉर्मली आपका साइलेंस जो है फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन जहां पर आपकी जिम्मेदारी थी या फिर, है ना, स्टेटमेंट भी ऐसा था कि आपका साइलेंस फ्रॉड हो सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2 देखो, है ना, अब पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला है, बी इज एज डॉटर। अब ये जो बी थी ना, है ना, ये क्या थी, है ना, ए की बेटी थी, तो अब ए की ये ड्यूटी है कि बी को बताए कि भाई घोड़ा पागल है ना, ए की ड्यूटी थी कि बी को बताए कि घोड़ा पागल है। ये कौन सा वाला है, इट वॉज हिज ड्यूटी टू स्पीक। तो जब आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप वाला ट्रस्ट होता है ना, तब आपकी ड्यूटी होती है कि आप सामने वाले को बताओ, अगर आपने नहीं बताया तो फिर आपने फ्रॉड किया है ना, आपकी बेटी आ रही है उसको भी नहीं बता रहे हो घोड़ा पागल है, तो आप ही बावरे हुए ना, है ना, ऐसे कैसे बाप हो आप? समझ आया क्या, बताओ, आया ना? तो अगर आपकी ड्यूटी है बोलने की, फिर भी आप नहीं बोल रहे हो, तो फिर आपने फ्रॉड किया है, ठीक है, फिर आपने फ्रॉड किया है, समझ आया? बेटी को चूना लगा रहे हैं, घर में धंधा कर रहे हैं, बताओ हद हो गई, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है, हियर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट एज ड्यूटी टू टेल बी इफ द हॉर्स इज अनसाउंड। तो यहाँ पर एक ही ड्यूटी थी बी को बताने की कि भाई, है ना, ये अनसाउंड था। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 कहता है बी सेज टू ए, है ना, एग्जांपल नंबर 3 भी देखना, बी ने ए को क्या कहा है, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, अगर आपने मना नहीं किया, आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड, है ना, समझ रहे हो? सामने वाला अब चालाक है, सामने वाला आपको कैसे पूछ रहा है, सामने वाला आपको बोल रहा है कि अगर आप मना नहीं करते हो तो हम ऐसा मान लेंगे कि घोड़ा साउंड है, मतलब घोड़ा सही सलामत है ना, बावरा नहीं है, ठीक है। राकेश सिंह, पहला वाला फ्रॉड क्यों नहीं हुआ? अभी तो मैंने बताया आलू वाला एग्जाम्पल, अभी तो मैंने आपको बताया आलू वाला एग्जाम्पल, ठीक है। आप किसी सब्जी वाले के पास गए, तो उसने, आपने बोला 1 किलो आलू देना, उसने 1 किलो आलू दे दिया, अब उसमें 4 आलू खराब थे, तो क्या उसने फ्रॉड किया है ना, क्या उसने फ्रॉड किया है क्या राकेश? नहीं बेटा, उसने फ्रॉड नहीं किया है ना, उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी। आपका सगा संबंधी लगता है क्या, है ना, आपका ससुर लगता है क्या, है ना, जो सब्जी बेच रहा है, नहीं ना, तो उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी आपको बताने की, ये कस्टमर की ड्यूटी थी चेक करने की, है ना, कस्टमर की ड्यूटी थी कि जाके डॉक्टर को लेके आए और पहले देखे, है ना, घोड़ा साउंड है कि नहीं, है ना। जब भी आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हो ना, सुनो, जब भी आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हो ना, तो सेकंड हैंड गाड़ी में बहुत लफड़े रहते हैं, है ना, उसमें मीटर रीडिंग जो होती है ना, है ना, उसमें मीटर रीडिंग जो होती है ना, गोयम कह रहा है पहला एग्जांपल गलत लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ, है ना, सुनो, मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा, है ना। अब आपको पहला वाला एग्जांपल भी समझ में आएगा। समझो ये गाड़ी है ना, गाड़ी में सामने मीटर लगा रहता है ना, सामने मीटर लगा रहता है ना, तो मीटर में लिखा रहता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई है, तो गाड़ी सपोज 2 लाख किलोमीटर चल गई है ना, गाड़ी जो है सपोज 2 लाख किलोमीटर चल गई है, तो जब आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाओ और आप देखो 2 लाख किलोमीटर चल गई है, तो आप कम पैसे दोगे, है ना, आप सामने वाले को कम पैसे दोगे कि नहीं दोगे? आप बोलोगे 2 लाख किलोमीटर इतनी गाड़ी चल गई है, इसके क्या पैसे देंगे? तो लोग क्या करते हैं, इस मीटर में झोल करवाते हैं, है ना, और इस मीटर को लेके आएंगे 40,000 किलोमीटर पर, 30,000 किलोमीटर पर, ठीक है। तो लोग तो ऐसा करते ही हैं। और जब आप गाड़ी लेने गए, है ना, जब आप गाड़ी लेने गए तो आपने गाड़ी में देखा 30,000 किलोमीटर, तो आपने कुछ नहीं बोला, है ना, आपने जो है कुछ नहीं बोला, क्यों? मतलब यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कस्टमर होता है ना, जो गाड़ी खरीदने जा रहा है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई वो एक मैकेनिक को साथ में लेके जाए, गाड़ी को चेक करवाए और फिर ही गाड़ी ले।
जो सेलर है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बताने की कि पीस डिफेक्टिव है ना। सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये बताने की कि पीस डिफेक्टिव है। अब जैसे कभी आप स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हो है ना, आप स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हो और स्ट्रीट शॉपिंग में कहा जाता है रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, करेक्ट है ना। तो उसमें जो आपको स्ट्रीट में टॉप बेच रहा है, जीन्स बेच रहा है 100 150 रुपए के, तो एक बार अगर आपने उससे खरीद लिया और हो सकता है कि आपने जो टॉप लेके आया वो फटा हुआ निकला, आपकी जीन्स फटी हुई निकली, तो आप उसको जाके बाद में कुछ बोल पाओगे क्या? उसको पता था, वो बेचने वाले को पता था कि इसमें होल है, उसने आपको बोला कि ये सामान पड़ा है उठा लो, आपने उठा लिया, तो उसने फ्रॉड किया है क्या बताओ, है ना। अब मुझे बताओ कि उसने फ्रॉड किया है क्या? नहीं किया ना। प्रैक्टिकली तो आप करते हो ना, प्रैक्टिकली जब खुद करते हो तब चलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप बोल रहे हो कि एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है उसमें कोई फ्रॉड नहीं है। तो भाई सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि बताए भाई ये देखो ये है ना, ये टॉप ये फटा हुआ है ना, ये मैं आपको बेच रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला टॉप फटा मैं आपको बेच रहा हूँ, तो धंधा कैसे करेगा? ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना, ठीक है। समझ आए कि नहीं, है ना, समझ आए कि नहीं बताओ। तो टॉप वाला एग्जाम्पल समझ आया, करेक्ट। लेकिन जो टॉप बेच रहा है उसी की अगर लड़की आ रही है, उसी की दामाद आ रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताए कि टॉप फटा हुआ है ना। अगर उसने उसका रिलेशनशिप ही ऐसा था कि उसकी ड्यूटी है बताने की, नहीं बता रहा है, तो फिर उसने फ्रॉड किया है, ठीक है। परफेक्ट, बोलो हाँ या ना। बोलो समझ आया कि नहीं? अब समझ आया, परफेक्ट। तो दो जगह पर आपको बोलना पड़ेगा है ना, आपको जो है दो जगह पर बोलना पड़ेगा। कहां कहां पर बोलना पड़ेगा? जहां पर आपकी ड्यूटी है वहां पर बोलना पड़ेगा, या फिर एग्जाम्पल नंबर 3, जब आपसे पूछा ही ऐसे गया है कि आपने नहीं बोला तो फ्रॉड कहलाएगा, है ना। आपसे पूछा ही ऐसा गया है कि आपने अगर नहीं बोला तो वो फ्रॉड कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला था, बी ने ए को क्या बोला कि अगर आप कुछ नहीं बोलते हो, बी ने ए को क्या बोला कि अगर आप कुछ नहीं बोलते हो कि हम ऐसा मान लेंगे, तो हम ऐसा मान लेंगे कि घोड़ा साउंड है। अगर आप कुछ नहीं बोलते हो तो हम ऐसा मान लेंगे कि घोड़ा साउंड है, ठीक है। तो अगर आपने कुछ नहीं बोला मतलब आप फ्रॉड कर रहे हो। आपको पता था कि घोड़ा पागल है फिर भी आपने नहीं बोला, तो फिर आप फ्रॉड कर रहे हो। बोलो क्लियर है कि नहीं? श्रेयस को क्या दिक्कत है ना। अनलेस द सर्कमस्टेंसेस आर सच that it is the duty of the person to speak or unless his silence is in itself is equivalent to speech, है ना। इक्विवेलेंट टू कि उसका साइलेंस का मतलब ही बोलना होता है ना। आप यहाँ पर फ्रॉड लिखना चाहे तो भी समझ में आ जाएगा, है ना, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ही क्या कह रहे हैं कि योर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, मतलब कि आपका चुप रहना भी बोलना है ना। तो यहाँ पर एकदम सही लिखा हुआ है, यहाँ पर एकदम सही लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या बोला है, योर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। जैसे ये वाला एग्जाम्पल में आपको समझ में आया ना, एग्जाम्पल नंबर 3 में वही तो बोला है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला है, कस्टमर आपको बोल रहा है कि अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो हम मान लेंगे घोड़ा साउंड है। तो आपके चुप रहने का मतलब कि आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, है ना। आपके चुप रहने का मतलब क्या कि आप यहाँ पर एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ठीक है। उसने पूछा ही ऐसा है, उसने बोला है कि अगर आपने कुछ नहीं बोला तो हम मान लेंगे घोड़ा साउंड है, इसका मतलब आप चुप रहने के बावजूद बोल रहे हो, करेक्ट। सो ए सेज नथिंग हियर, ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। यहाँ पर ए के साइलेंस को स्पीच की तरह मान लिया जाएगा, मतलब उसने बोला है, ठीक है। परफेक्ट, क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, सुनिएगा। ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स, ए और बी दोनों जो है वो क्या है, वो ट्रेडर है ना। एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, A has a private information of change in the prices which would affect B's willingness to proceed with the contract. तो A के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है ना, A के पास प्राइस को लेकर ऐसी इंफॉर्मेशन है कि B का हो सकता है कि मन डोल जाए, है ना, B का जो है मन डोल जाए, है ना। बट मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, बट सच छवि सिचुएशंस ऐसी बनी तो फिर साइलेंस का मतलब एक्सेप्टेंस हो सकता है, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आपने पास्ट कंडक्ट से दिखाया हो या फिर यहाँ पर स्टेटमेंट है उससे भी आपको समझना पड़ेगा। सुनिएगा, ठीक है, चलो सुनो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, है ना, ए के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि अगर वो बी को बता दे तो हो सकता है क्योंकि बी माल ना खरीदे, और ए ने उसको ये नहीं बताया है, तो क्या ए ने फ्रॉड किया है ना। मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर ए ने फ्रॉड किया है? ए के पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि अगर वो बी को बता देता तो हो सकता है कि बी नहीं खरीदता, तो और ए ने नहीं बताया, तो क्या उसने फ्रॉड किया है?
है ना। अगर आप इसको भी फ्रॉड बोलो तो भाई इंसान धंधा कब करेगा, और इंसान जो है ना यहाँ पर बिजनेस कब करेगा, हद हो गई नहीं। तो ये किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं है ना, ये किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं है। ए इज नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म बी, तो ये बताता फिरेगा क्या, है ना। ए जो है सपोज सोना बेचता है ना, ए जो है सपोज क्या बेचता है, सपोज गोल्ड बेचता है, तो ए से जो गोल्ड खरीद रहा है वो उसको बता रहे कि गोल्ड सस्ता होने वाला है, तो है ना कस्टमर बेवकूफ थोड़ी है जो खरीदेगा, वो तो कुछ दिन रुक सकता है ना। करेक्ट। तो एक यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो दिस इज नॉट अ फ्रॉड, ये किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं है। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है ना। तो ये आपने पढ़ा किसके बारे में, फ्रॉड के बारे में। अब इसका आपको एनालिसिस दिया हुआ है, अब ये एनालिसिस अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो जो मैंने आपको पढ़वाया है प्लीज वो उतना जो है पढ़ के आना, और इसका एनालिसिस वगैरह अपन जो है कल पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रॉड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। चलिए तो गाइस अभी के लिए ऊपर रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग मिलेंगे कल। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ना, यस बाय।